अस्सलाम वालेकुम, खबरदार में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़वातीन हज़रात, आज शो का आगाज करेंगे खान बिरादरान की दिलचस्प गुफ्तगू से। क्या हाल है जनाब आपका? खैरियत है, अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाएं। ठीक। आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। आपको भी ईद मुबारक। ईद की खुशियां दोबारा कर गया क्रिकेट मैच। हाँ, क्रिकेट मैच की मुबारकबाद भी, वो भी किसी तरह ईद से कम नहीं हमारे लिए। भाई ने पैसे लगाए थे, भाई हार गया। वो कैसे? वेस्ट इंडीज तलाते सन। वेस्ट इंडीज तो शामिल ही नहीं था ट्रॉफी में। कुराए अर्ज पे ये वाहिद शख्स है जिसने वेस्ट इंडीज पे लगाया। इन्हें क्रिस गेल ने बन लिया सी। आज तक उन्हें ईद वाले दिन किसी ने बने हैं, सिर्फ इन्हों बने हैं। आफ्ताब साहब, आपसे एक सवाल है। जी जी। आप भी बहुत कदीम क्रिकेटर हैं। उदो क्रिकेट याद नहीं सी हुई जो तुम खेल रहे हो। अच्छा जी। आपके मुताबिक पाकिस्तान ये मैच किस वजह से जीता? पाकिस्तान ने आउटस्मार्ट किया इंडिया को हर शोबे में। अब कहने को तो वो तिफल तसलियां दे रहे हैं अपनी टीम को कि कोई नहीं, आपका तकब्बर कुछ ज्यादा ही बढ़ गया था, प्राइड कुछ ज्यादा थी, जिसकी वजह से आपका ही अंजाम। इंडिया मैच हार गया, ये कोई ऐसी बड़ी खबर नहीं थी, लेकिन इस तकब्बर के बाद हारा है, ये खबर भी है और उसकी ख्वारी की बुनियादी वजह भी। क्या बात है? अब आपने पूछा कि पाकिस्तान की जीत की वजूहत क्या थी। पाकिस्तान बहुत तगड़ी टीम थी। नजर आती है ना, एक चीज होती है टीम स्पिरिट, को नजर नहीं आती, लेकिन वो उतनी ही अहम है जितने ये 3 इंग्रेडिएंट्स हैं। और टीम स्पिरिट में भी हम बहुत अल्लाह का शुक्र है कि हमें इतनी बड़ी फतह नसीब हुई। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हम तो बहुत खुश हैं। और तो और भाई भी। अरे ये क्यों क्यों नहीं खुश हैं भाई? और मैं खुश है क्यों? अंदर कराना ही पागल दिया पुत्रा। भाई ने हमारे लिए बहुत कुछ किया। अबे क्यों ना करता है, छोटा भाई है तू। भाई ने हमारे लिए बहुत कुछ किया। हाँ ना। अगो गए इस जीत पे एक सॉन्ग डेडिकेट करना चाहते हैं अच्छा जी। हम ऋषि कपूर और सहवाग को। वाह वाह वाह। ऋषि कपूर और सहवाग को डेडिकेट कर रहे हैं। जी जनाब। सहवाग को तो आप जानते हैं। हाँ जी। बड़ा पूजे दीवेर का मुंह है उदा। और ऋषि कपूर बड़ा पाटे सराने का मुंह है उन्होंने भी। यार प्लीज मुंह को छोड़ो और कुछ पेश करो। इन्हें दोवां ਨੂੰ बड़ा शौक है फादर्स डे मनाने ਦਾ। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। आज फिर जरा तवज्जो नाल। आज हो जाए फिर ऐसा सॉन्ग जी अता कीजिए। जो सदियों याद रहेगा। अच्छा। क्या बात है, मिला के जरा। एम अशरफ की कंपोजिशन है ये। क्या बात है। जब कोई फादर्स डे मनाएगा, जब कोई फादर्स डे मनाएगा, तुमको एक मुल्क याद आएगा। जब कोई फादर्स डे मनाएगा, तुमको एक मुल्क याद आएगा। क्या बात है यार। डैडी के चित्रौल का मजा लेकर, सूजे हुए हाथ पैर मल मल कर, झंडू बाम तू जहां लगाएगा, झंडू बाम तू जहां लगाएगा, तुमको एक मुल्क याद आएगा। जब कोई फादर्स डे मनाएगा, तुमको एक मुल्क याद आएगा, तुमको एक मुल्क याद आएगा। वाह जी वाह, एक्सीलेंट। हाँ साहब, ये इतना शानदार गाना आपको मैच के फौरन बाद अता करना चाहिए था। ए तेनू चाहिए सी इन्नी तनख्वाह लेना है 5 लाख के पद मेरे ख्याल 5 लाख ही लेंदा है। और यकीन करो 5 लाख भाई दे मुंह कितना बुरा लगा है। मतलब आपको चाहिए था हमें लिरिक्स लिख के भेज देते। मैं जिस इलाके में था वहाँ फोन भी नहीं था, व्हाट्सएप भी नहीं था। ऐसा कौन सा इलाका है जहाँ पे ये सर्विस नहीं है? भाई रामा में, रामा अस्तौर का हिल स्टेशन है, वहाँ बिल्कुल नहीं, कुछ भी नहीं, कोई फैसिलिटी अवेलेबल। कैसा लगा आपको ये हमारा? बहुत ही अच्छा, बहुत उम्दा। थोड़ी सी बिलो द बेल्ट हिटिंग किया आपने। हाँ, जो ऋषि कपूर ने नहीं की थी। ऋषि कपूर ने बाद में माजरत भी कर ली थी और गालिबन सहवाग ने भी की थी। चलो ऐसे भी फिर बाद जो माजरत कर लेंगे। अभी ये पिछले दिनों हमारा एक दौरा था। भाई को पिछले दिनों दौरा पड़ गया।
अच्छा खान साहब छोड़े, आपका ईद वाला दिन कैसा गुजरा? आफ्ताब, चांद रात को दर्दी के साथ मेरी हाथापाई हो गई। दर्जी के साथ क्यों हाथापाई होगी? भाई ने उसकी जेब काट ली थी। वही यार की फसूल कर रहे हैं। तो सही बात है, ये हरकत ही फजूल है। क्योंकि दर्दी एक गरीब आदमी होता है, ਉਹਦੀ जेब नहीं कटनी चाहिए। पर वो इन्ना गरीब से उन्हें जेब च मरूंडा पाया सी। भाई ਉਹਦੇ सामने मरूंडा खान दिया सी। और वो एडा चलाक, उन्हें अपना मरूंडा पछाण लिया। उन्हें फिर भाई को बांध लिया। भाई क्योंकि थोड़ा सा हिला हुआ है, थोड़ा सा ये जुगत हुई है। भाई को ईद की बहुत खुशी थी। भाई सुबह सुबह उठ के तैयार हो गया। सेवियां खाई शक्कर डाल के। हाँ जी, सेवियां खाई पुड़पुड़ी में। वो कैसे? ये शक्कर डाल रहा था। तो सिवैयों पे शक्कर डालते हैं, बहुत अच्छी लगती है। सवाइयों पे नहीं, जेब में। बात सुने, आप चोरी करते हैं? जी हाँ। मेरे को पूछ रहे ने भाई एक छोटा सा चोर सुझ है। आपको ईदी मिली? मैं ईदियां बांटता रहा हूँ ईदियां बांटते रहे हैं? जी। तो इतनी एफ्लुएंस कैसे आ गई? अल्लाह का दिया बहुत कुछ है मेरे पास, तो थबंटू थे थबंटू। वाह, यानी बंडल पैसों के। जी हाँ। भाई जिसको ईद देता था वो इन बन लेंदा सी, क्योंकि नोट के ऊपर ईद मुबारक लिखा हुआ था। भाई को 1000 का एडा नोट भी सी। छुपवाया कहाँ से? वो इन्हें आप बनाया सी। नोट दे उत्ते कतलमे की फोटो बनी सी। एक नया आइटम बनाया है जी। वो अगर आप कहें तो पेश करें। वाह, जरूर। भाई असल में आइटम सॉन्ग बहुत अच्छे करता है। क्या करता है? आइटम सॉन्ग छोटी जी कगरी पाके तो पीछे खिदमत है। वो जब याद आए, वाह वाह वाह। बहुत याद आए, वो जब याद आए, बहुत याद आए, हमें जिंदगी के अंधेरे में हमने चरागे मोहब्बत जलाए बुझाए, वो जब याद आए, बहुत याद आए। वाह वाह वाह। मैं आपको बताऊं, जब जापान में हमारा प्रोग्राम था, उन्होंने हम पे इतने डॉलर निछावर किए। जापान में कहाँ से डॉलर आ गए? वो कुछ न कुछ निछावर कर रहे थे, 80 उन्होंने डॉलर समझ रहे थे। नहीं, ये अचानक इतना शानदार गाना, मतलब है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, क्या खूबसूरत कंपोजिशन, पारिस मनी का गाना। मैं जानना चाहता हूँ इसकी शान नुजूल क्या थी? बस आपकी मोहब्बत में। भाई ने बड़ा मेहनत से इसको बनाया है। मेरे भाई ने क्या मेहनत की है? ये दुरुस्त है कि धुन लक्ष्मीकांत प्यारे लाल ने बनाई है, लेकिन मुंह भाई ने बनाया है। इस जैसी धुन हर कोई नहीं बना सकता। और इस जैसा मुंह भी हर कोई नहीं बना सकता। लोग सुबह सुबह उठ के रियाज करते हैं, ये मसवाक करता है। ये क्या बात है? सब करते हैं मिसवाक, अच्छी बात है। ओहो वो तो ठीक है, लेकिन ये सारा दिन करता रहता है। ये इन्नी मसवाक करता है, हुण मसवाक नूं वेख के रोन लग पैंदी है। मैंने ईद पे एक छोटा सा बिजनेस शुरू किया। बहुत जरूरी था। मैंने मदारी से एक सांप और एक बांदर 1500 रुपए पर डे पे लिया। अच्छा, और अगले दिन मदारी ने मुझसे भाई रेंट पे ले लिया। वो क्यों? असल जोधा बांदर मर गया सी, और बांदर भी भाई नू वेख के मरिया सी। अगले दिन मुझे भाई की याद आई, मैं मदारी के घर चला गया तो भाई की हालत देखी मुझे बड़ा दुख हुआ। भाई ने छोटा जिहा गरारा पाया सी और रंगीन शीशी वाली ऐनक लाई सी, इतने छोटी जी टोपी पाई सी और हल्के हल्के ठुमके ला गया सी। मैंने पहले ही शक सी वो मदारी एक तमाशबीन है। भाई पीछे दिनों अमेरिका गया स्टैचू ऑफ लिबर्टी देखने। बता जरा। स्टैचू ऑफ लिबर्टी ने वेख्या उन्हें मशल दूजे हाथ च कर ली। वो उसको भाई की कारस्तानी का पता है। अच्छा खान साहब, राग भैरवी में कभी कुछ गाया? बहुत ज्यादा। मसलन ये क्या था वो गीत, जरा बताना। किस दिन गाया था आपने? भाई इतवार को भैरवी गाता है। ये किस राग में था जो पिछला गाना आपने गाया? विचलियां गलना साढ़े को ना पूछो। ये रिसेंटली हमें जनूबी अफ्रीका से खत आया कि नेल्सन मंडेला की बरसी है। अच्छा, और उस पे आपने गाना है। ये फिर रूस पहुंच गया। कहाँ? रूस रूस रशिया। रूस नहीं होता, ROSS।
रूस पहुंच गया अच्छा। उथे नु बड़ियां जुतियां पईयां वो क्यों? ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਪਿਊਟਨ ਦੀ ਬਰਸੀ ਹੈ आपको पता है प्यूटन बड़ा डड है, वो रात को मोटरसाइकिल पे निकलता है, हैवी बाइक चलाता है। रात के अंधेरे में प्यूटन ने भाई को हैवी बाइक समझा 4-5 घंटे नु चलाता रहा प्यूटन ने क्या है पहली बाइक है जी दुलत्ती मार रही है भाई एक दफा पट्ठों पे बैठ के गाना गा रहा था किस पे बैठ गए? पट्ठों पे ट्राली पे ट्राली और चीज है, पट्ठों पे और चीज है यार। चारा नहीं कह सकते, चारे पे बैठ के। पट्ठे तो इन्हें भी कहते हैं, ये जो छोटे मोरग होते हैं ये भी पट्ठे होते हैं, छोटे बकरे भी पट्ठे होते हैं। और पट्ठा शागिर्द को भी कहते हैं, किसी पहलवान का पट्ठा। और फिर पट्ठा मसल को भी कहते हैं। ये पट्ठे की मॉडर्नस क्या होती है पट पट छोटी बकरी को कहते हैं। भाई आज से 5 साल पहले पट हुआ करता था क्या हुआ करता था? पट बकरी नहीं होती और देखें आज भी वो छोटी सी पट है भाई उल्लू की पट है भाई ने हमारे लिए बहुत कुछ किया अबे क्यों ना करता, छोटा भाई है तू। भाई ने हमारे लिए बड़े मुर्गे उठाए देसी और सानू एक नहीं खुआया क्या करता था? ये बारों बार बेच दिंदा सी आपको तो पता है भाई को नींद में चलने की आदत है नहीं, मुझे नहीं पता, मैं भाई के साथ रहता हूँ। नहीं तो क्यों नहीं पता तनख्वाह कदी रहते हो यार ये क्या फजूल बात है तुम? वो इस बीमारी को क्लेप्टोमेनिया कहते हैं लेप्टोमेनिया चोरी की आदत को कहते हैं। वो स्लीप वॉकिंग है जिसे तुम कह रहे हो। भाई अक्सर स्लीप वॉकिंग के दौरान क्लेप्टोमेनियक हो जाता है यार इसका क्या मतलब है? ਜਦੋਂ ਵੀ ਫ੍ਰਿਜ ਚੋਂ ਫਰੂਟ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸੌਣ ਦੀ ਐਕਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਰੂਟ ਚੋਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅੱਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਸਲੀਪ ਵਾਕਿੰਗ ਹੈ ਜਾਂ ਕਲਿਪਟੋਮੀਨੀਆ तो दिनों रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। भाई और मैं दोनों छत पे सोते हैं अच्छा, ਇਹ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਸਲੀਪ ਵਾਕਿੰਗ ਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਤੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ वेलकम बैक। तो दिनों रात हमारा सेगमेंट है करंट अफेयर्स और आज करेंसी सिर्फ और सिर्फ जमशेद दस्ती हैं। जी जनाब। सर लगता तो है खूब हमदर्दियां बटोर रहे हैं। मेरा हुकूमत से भी सवाल बनता है, आया यही हरकत अगर किसी हुकूमती एमएनए ने की होती तो इंसाफ के तकाजे ऐसे ही पूरे होते? हुकूमत तो इसका जवाब पता नहीं क्या देगी, लेकिन अगर आप मुझसे पूछें तो उस वक्त कानून भी डिफरेंट हो जाता और इंसाफ के तकाजे भी डिफरेंट हो जाते। और शहबाज शरीफ साहब, नथिंग पर्सनल, अब तक की सूरत हाल पंजाब में कानून की पासदारी जिस हद तक आपने कायम कर रखी है उससे कम से कम खाकसार यही नतीजा अखज करता है कि हर एक के लिए कानून एक जैसा नहीं है। अब 2014 का वाकया है, खोड़ियावाला थाना में एक हुकूमती एमपीए ने मुबैना तौर पर पुलिस की थाने जाकर पिटाई की, सब इंस्पेक्टर के दांत तक तोड़ दिए, अपने बंदे छुड़वाए और ये जा वो जा। इब्तदान उसका नाम आया था एफआईआर में, बाद में जब पता चलो हो ये तो हुकूमती एमपीए है तो उसका नाम निकाल लिया गया। तो शहबाज शरीफ साहब, रिकॉर्ड की दुरुस्ती के लिए जरा इसे भी एक दफा देख जरूर लीजिए। फिर हनीफ अब्बासी साहब हमारे दोस्त हैं, उन पर भी इल्जाम है कि थाने जाकर उन्होंने जबरदस्ती अपने साथियों को छुड़वा रखा है। वैसे तो एक मरहूम चीफ मिनिस्टर साहब यहीं लाहौर में एक थाने जा धमके थे और अपने बंदे छुड़वा के ले आए थे। ही वॉज द चीफ मिनिस्टर। वो कौन थे सर? आरिफ नकई साहब। इसमें कोई शक नहीं कि कार्य सरकार में मदाखलत है जमशेद दस्ती ने जो कुछ किया। ये नहर जब एक टे की वजह से बंद थी तो आपने बाय फोर्स उसे क्यों खुलवाया और उसमें मुबैना तौर पर असलहे का इस्तेमाल और ऐसा असला जो ममनुआ है, तो उसके बाद जो दफात लगी हैं वो इसी हिसाब से लगनी चाहिए थी। अब आप पर केस किया महकमा नहार ने और मौका मिला आपके मुखालिफिन को, वो अपना कैथारसिस आप पे कर रहे हैं। यानी और बहुत सौ को बहुत कुछ कह सकते थे, लेकिन चूंकि वक्त बदल चुका है इतनी आसानी से अपने हरीफों और मुखालफों की गोशमाली नहीं की जा सकती। अब तो आप मौका देंगे तब जाकर आपके खिलाफ कुछ हो सकता है और ये जो कुछ हुआ है ये आपने ना सिर्फ मौका दिया, ठीक ठाक मौका दिया। फिर एक सवाल है जो हुक्मरानों से ज्यादा जमशेद दस्ती से पूछा जाना चाहिए कि ये कैसे मुमकिन है कि 6 दिन तक आपको भूखा रखा जाए, यानी आपको मारने की सलाह थी इनकी। इसके और भी बेशुमार आसान तरीके मौजूद हैं। भूखा रख के तो नहीं मारा जा सकता, बल्कि कानून को ये डर होता है कि कहीं खुदा न खास्ता ये भूख हड़ताल ना कर दे, ये मुद्दा भी हमारे ऊपर पड़ जाए। इसलिए ये बात
कम से कम मेरी अकल में नहीं आती। हो सकता है इसमें सदाकत हो सकता है आपको मंजर से हटाए जाने का ये एक बना बनाया तरीका इनके पास हो और ये नाकबत अंदेश हुक्मरान ऐसा कर गुजरे, लेकिन बज़ाहिर ऐसा लगता नहीं। मतलब इसमें कोई शक नहीं कि 2 सीटों पर जीतने वाला ये एक गरीब आदमी है, एक बिल्कुल आम आदमी जो कह के जीतता है, बताता है कि मैं जीतूंगा और जीतता है, वजीरों को हराता है, मुशीरों को हराता है, उनके लवाहिकीन को हराता है। और इसकी खुशकिस्मती, मैं बदकिस्मती नहीं कहता, ये उसकी खुशकिस्मती है कि ये वडेरों में घिरा हुआ एक सर उठाने वाला गरीब आदमी है, एक आम आदमी। और ऐसे शख्स के साथ तो हमदर्दियां बेपनाह होती हैं। और दूसरा सवाल आपसे ये है कि आपने उस ब्लैक मारिया में बैठे हुए, ब्लैक मारिया पता है ना आपको, उस काली वैन को कहते हैं जिसमें कैदी को लाया जाता है, उसमें बैठे मैंने आपकी गुफ्तगू सुनी, आप बाकायदा रो रहे थे। यानी एक लीडर को रोना और आहोजारी करना ये जेब नहीं देता। पर हो सकता है कि मजालम की इंटेंसिटी बताने के लिए रो पड़े हो। जिन मजालम का तस्करा हो रहा है वो तो मेडिवियल एजेस में जो डंजन्स होती थी ना, उन डंजन्स में इस तरह की सूरत हाल का सामना करना पड़ता था कैदियों को। अदरवाइज देखें बिच्छू निकल आया। अब जिन जेलों में आपको रखा जा रहा है, ये साउथ पंजाब की जेलें, ये कलर ज़दा जमीन होती है, इसमें बिच्छू आम है। जिस तरह लिखा होता है ना कि सवारी अपने सामान की खुद हिफाजत करे, कैदी अपनी जान की खुद हिफाजत करे, कम से कम बिच्छू के जुमरे में ये बात की जा सकती है। हमारी गुजारिश है हुकूमत से कि इस तरह की सख्ती से इज्तनाब ही करें तो बेहतर है। वैसे तो लाहौर हाई कोर्ट ने इसका नोटिस ले लिया है, ये बहुत अच्छी बात है, ये पहले ले लेना चाहिए था, लेकिन मौसूफ ने बात करने में कुछ देर कर दी। और मेरा ख्याल है उन पूरे 2 हलकों में एक भी अच्छा स्पोक्समैन जमशेद दस्ती को दस्तयाब नहीं हुआ। उस बेचारे को ये सारा सिलसिला भी खुद ही करना पड़ा। सर मैंने समझ नहीं ये जमशेद दस्ती रोया क्यों, चंगा भला जना है। मैं भी यही गुजारिश कर रहा था कि उनका रोना बनता नहीं। वैसे तो हमारी पार्लिमानी तारीख में लोग रोते रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं। सेनेटर सैफुर रहमान साहब बुरे दिनों में वो रोया करते थे और जरदारी साहब कभी उन्हें कोई खिलौना भेज देते थे, कभी कोई पेस्ट्री भेज देते थे। यार रोया ना करो प्लीज। ये जेल वेल जो है, ये सजाएं, ये सियासत में चलती रहती हैं, कोई ऐसी अचंभे की बात नहीं। लेकिन सैफुर रहमान साहब कोई सियासतदान नहीं है। वो एक मामला था, नवाज शरीफ की कुर्बत बहुत सौ को बहुत बहुत कुछ पे कर गई, तो नवाज शरीफ की वजह से वो सेनेटर भी बने, सियासत में भी आए। रोने ने उनकी सियासी कलई खोल दी थी। लेकिन जमशेद दस्ती का रोना ये वाकई मेरी समझ में नहीं आता। चाहे जितना भी जुल्म और सितम हो, आप मर्द बने, शेर बने, ऐसी क्या बात है। रोती हैं आके बीवियां, आपकी बहनें, मतलब जिसने कोई शोर मचाना हो। और ये बड़ा जबरदस्त एक तरीका होता है। आप ना भी रोएं, आप जिस तरीके से अपना केस पेश करते हैं। मुझे याद है नजम सेठी साहब जिन दिनों सरकारी मेहमान थे, तो हमारी बहन जुगनू मोहसिन ने हम सब दोस्तों को, राइटर्स को, कॉलमनिस्ट को बुलाया। तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ उनकी गुफ्तगू सुन के कि बड़ी भराई हुई आवाज में उन्होंने अपने शौहर के हवाले से आहुजारी बयान की, अपनी कस्मा पुरसी, खानदान के मसाइल, क्योंकि लग ये रहा था कि मामला बहुत दूर तक जाएगा और उसका बड़ा तगड़ा इम्पैक्ट था। नजम सेठी खुद नहीं रोए। और ये भी कहा जाता है कि नवाज शरीफ साहब भी अटक किले में रोते रहे हैं। नवाज शरीफ साहब की तो बाकायदा तस्वीर है रोते हुए। अब पता नहीं वो तस्वीर अटक की है या लांडी की। वो रोए इस वजह से होंगे कि यार ये क्या, किस कदर एक भोंडा केस बनाया आपने। और इसमें कोई शक नहीं, मुशर्रफ ने केस काफी भोंडा बनाया था, लेकिन मुशर्रफ की जहानत देखें कि वो इस कौम को कितना समझता था। उसने सोचा कि अगर इनकी सारी बातें ये लोग मान लेते हैं ना, क्योंकि ये हुक्मरान है, तो जब मैं हुक्मरान बन के ये बताऊंगा तो मेरी बात भी मान ली जाएगी। चुनांचे किसी ने कोई एतराज नहीं किया। मतलब ये बाद में जितना मर्जी शोर शराबा हुआ, लेकिन एक दफा मुशर्रफ साहब ने केस इस्टेब्लिश कर दिया था कि नवाज शरीफ अगवाकारों में से एक हैं, उन्होंने मेरा तैयारा अगवा करने की कोशिश की थी। सर मुस्तफा भी तो बड़ा रोंदे ने। मुस्तफा ये जो मुस्तफा कमाल साहब, जी जी, सर शहबाज शरीफ भी तो कभी रोया ही होएगा। हाँ शहबाज शरीफ साहब तादाद मर्तबा। गरीबों की जब सूरत हाल आप देखते हैं ना, मैं जनरल खालिद मकबूल को बारहा देख चुका हूं रोते हुए। तो जो खुली कचहरी लगाया करते थे, हर दूसरे तीसरे केस पर
मौसूफ की आंखें पुरनम हो जाती थी। ये और मामला है। सच्चा बंदा रोता है सर। मिर्जा साहब जो तो पैदा हुए ने डॉक्टर बड़ा रोया है। मिर्जा साहब जो तो पैदा हुए रो नहीं सी रहे सर, डॉक्टर ने फिर उन्हें जुतियां मारी। तो दिनों रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। और दिनों रात आज का गाना हमने फिल्म नौजवान से लिया है। निहायत शानदार कंपोजिशन एस.डी. बर्मन की, लिरिक्स हैं साहिर लुधियानवी की, गाया लता मंगेशकर ने। पेश करने जा रही हैं मुगीरा अहमद। वेलकम बैक जी।
खबर है कि ब्राजील में कदीम आदमखोर कबीले किसानों को अगवा करने लगे। सर ये क्या स्टोरी है? ये बड़ी दिलचस्प स्टोरी है। ब्राजील और पेरू इनकी सरहद पे वाक़ई एक गांव है एनवेरा। उस गांव में कोलिंग नामी एक कबीला है, कदीम इंडियंस का ये कबीला कहलाता है, जिसकी आबादी इस वक्त तकरीबन 2500 है। और दिलचस्प बात और ये है कि खवातीन और हजरात डिफरेंट लैंग्वेज बोलते हैं, मर्द और बोलते हैं, औरतें और लैंग्वेज बोलती हैं। तो इस गांव के लोगों ने शिकायत की कि कोलिंग नामी एक कबीला है जो इसके गिरदो नवा में जंगलों में रहता है, ये किसानों को अगवा करता है क्योंकि ये आदमखोर कबीला है। और इसका तरीका वारदात ये है कि ये बेचारे सादा लोगों को दावत के बहाने ले जाता है और एक दफा गया बंदा फिर वापस नहीं आता। तो सर पुलिस इनको पकड़ती क्यों नहीं? पुलिस रिसोर्सफुल नहीं है ना वहां पे। अब पकड़ना आसान है, अमेज़न्स इतने खौफनाक जंगल्स हैं, यहाँ पर आपसे छोटू गैंग नहीं पकड़ा गया था, आपको फौज बुलाना पड़ी एक डकैत को पकड़ने के लिए। सर सवाल ये है कि आदमखोरी में मिलता क्या है? ये बकरे शकरे खत्म हो गए। एक तो ये जो इंसानी गोश्त है, कहते हैं कि इसकी एडिक्शन बहुत ज्यादा। एक दफा आप खुदा ना खास्ता खाना शुरू कर दें तो फिर आपको कोई और गोश्त पसंद ही नहीं आएगा। फिर ये कि कदीम तवाहमात का एक सिलसिला है कि इंसानी गोश्त बहुत मुकव्वी होता है, इससे दराज़ी उम्र मिलती है, जवानी मिलती है, क्योंकि इंसान बहुत न्यूट्रिशियस चीज़ें खाता है, हर चीज़ नहीं खाता। चुनाचे इनके मुताबिक इंसानी गोश्त में तासीर बहुत ज़बरदस्त है, इसलिए जहां मिले खा लो। एक जर्मन बड़ा मशहूर केस था, आर्मिन मेविस एक आदमी था, उसने अखबार में इश्तहार दिया कि अगर कोई रजाकार अपने आप को पेश करना चाहे तो प्लीज़ इन्फॉर्म करे, लेकिन ये ज़हन में रखते हुए कि उसे खाया जा सकता है। 200 बंदों ने रिस्पॉन्ड किया इस इश्तहार को, एक बंदे ने रजामंदी का इजहार भी किया और ये कमबख्त उसे खा गया। इससे इसकी पादाश में उम्र कैद हुई और जेल जाते ही कमबख्त वेजिटेरियन हो गया। चाइना में एक केस बड़ा मशहूर हुआ, एक गिरोह है वहां पे जो इंटरनेट के जरिए इंसानी गोश्त की तरसील करता है। वैसे तारीख बताती है कि शंघाई की मार्केट्स इंसानी गोश्त से अटी होती थी, और ये कोई बहुत पुरानी बात नहीं है, आज से कुछ तकरीबन 100 साल पहले सरेआम बिका करता था। तो सर ये आदमखोर कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? आदमखोर पपुआ न्यू गिनी में इनका ट्राइब है जो बहुत तगड़ा है, बहुत बड़ा है। अब तो कहते हैं कि अब हम नहीं करते, लेकिन हमारे बुजुर्गों से ये सिलसिला चलता आ रहा है, और वो तो अब वहाँ के नेशनल सिंबल्स बने हुए हैं, उन्हें प्रिजर्व किया हुआ है। यानी इस सिविलाइजेशन को भी अब नहीं खाते, इंसानी गोश्त कोई इतना आसानी से दस्तयाब भी नहीं होता। फिर अफ्रीकन ट्राइब्स हैं बहुत सारे, ऑस्ट्रेलिया में भी पाए जाते हैं, साउथ अमेरिका में, फिर ये जो जैसे अमेज़न्स में, ब्राजील, पेरू, इन ममालिक में ये पाए जाते हैं। कोरिया में भी होता है मेरे ख्याल से। कोरिया के बारे में तो मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन कंबोडिया में मौजूद थे, वियतनाम में भी इनके आसार मौजूद हैं। पाकिस्तान में आपको याद नहीं, कुछ अर्सा पहले हमने इसका तस्करा भी किया था, भक्कर में 2 भाई पकड़े गए थे जो इंसानी गोश्त पका रहे थे। उस वक्त ऐन जब छापा पड़ा तो हंडिया में इंसानी गोश्त था, लेकिन वो किसी जिंदा को नहीं मारते थे, वो मुर्दे कब्रों से निकालते थे। अच्छा ये कोई साढ़े साले नहीं है, ये वही आदमखोर ने। भाजी साढ़े नाल तवज्जो करो, उन्होंने तरीके दस रहे हो कि हंडिया में पका रहे थे, ये कर रहे थे। असल भाई जी मसला पता की है, ये मेरी वाइफ है। कौन? ऐ नहीं ऐ इशारा आप उसकी। ये सारे दे बच्चे ने। मैं हाँ किसान। हाँ जी। ऐ सॉरी साड़ी फसल हुई बड़ी चंगी। ठीक। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਆਖਦੀ ਹੈ ਜੀ ਸੈਰ ਕਰਨ ਚਲੀਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੈਰਿਸ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਜਾਣਾ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੇ। बाजी असल सी चुड़ैल लगे ने। ਉੱਥੇ ਗਏ ਆ, ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਦਸਤਰਖਾਨ ਵਿਛਾਇਆ ਹੈ, अच्छा, ਖਾਣਾ ਖੋਲਿਆ, भिंडी गोश्त ਲੈ गए ਸੀ ਉੱਥੇ। तफसील ना बताओ, ये बताओ इन्होंने तुम्हें अच्छा पकड़ा। जो मैं ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ मैं ਦੱਸਣਾ है। ਇਹ ਐ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਖਾ ਗਿਆ। ये अच्छे आदमखोर हैं यार, तुम्हें छोड़ दिया और भिंडी खा गए, ਇਹਨਾਂ ਨੇ भिंडियां 'ਚ मेरा विराह पाया ਸੀ। तो तुम कैसे बचे? इन्हें क्या मैं खुश रहा वहां। ਬੱਚਿਆਂ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਲਿਆ ਮੈਂ। ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਜੇ, ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਖੋਤਾ ਜਿਹਾ। ਉਹ ਬਾਜੀ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਏ। ਇਹ ਜੰਗਲ ਦਾ ਮੇਨ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਤਾਇਆ ਜੇ ਤੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਫੁੱਫੜ ਜੇ।
थोड़ा डांस सिखाइए ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं यार मुझे नहीं देखना। थोड़ा तो देखो सारे इतनी दूरों आए हैं ओ जिंगल लहू जिंगल लहू जिंगल लहू जिंगल लहू जिंगल लहू ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 17000 ਦੀਆਂ ਵੇਲਾਂ ਕਰਾ ਬੈਠਾ अच्छा भाई तुम किसान हो, ਹੋਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੀਸੀਓ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਕਿਵੇਂ ਛੁੱਟ ਸਕਦੀ नहीं नहीं अब तो मैं नहीं खा सकते, ये इनकी मजाल है। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ ਇਹ ਦਾਨਿਸ਼ ਬਾਰੇ ਜੰਗਲ ਦਾ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾ ਗਏ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋ ਮੈਨੂੰ ਖਾ ਲਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਖਾ ਲੈਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਮਰ ਜਾਣਗੇ ਇਹ ਇੰਜੀ ਹੱਸਦਾ ਜਿਹਾ ਬੋਲ ਹੌਲਦਾ ਖੱਚਰ ਉਹ ਬਾਜੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਦੀ ਕਾਲੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬੜੀ ਹੈ ਇਹ ਐਮਾਜ਼ਨ ਦਾ ਰੰਗੀਲਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਅੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਖਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਖਵਾ ਦੇਗੀ ਮੈਨੂੰ ਹਰ 2 ਮਿੰਟ ਧਿਆਨ ਪਵਾ ਦਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਤੇ मेरा मुंह देख रहा हूं ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਪੱਤੇ ਚੁੱਭ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਨਾ ਜੰਗਲੀਆਂ ਦੀ ਦਾਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਹਨੂੰ ਟੀਬੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾ ਲੈਣ। ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਖਾ ਲਓ ਜਾਮ ਦਵਾ ਦਾ ਕਰਕੇ ਟੁਰਿਓ ਇਨੀ ਦੇਰ ਸਜਣ ਕਿਉਂ ਲਾਈ। शाम दवादा करके टुरियो तेरी देर सजा क्यों लाई वाह वाह वाह, ये दादी बहुत अच्छा गाती है। ਇਹ ਜਦੋਂ ਦਾ ਦਾਦਾ ਫੌਤ ਹੋਇਆ ਨਾ ਅੱਛਾ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸਾਨੂੰ ਆਦਮਖੋਰਾਂ ਦੇ ਥੀਏਟਰ ਨੇ ਫੜਿਆ ਹੈ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਵਿੱਚ ਉਡੀਕਾਂ ਦਿਨ ਲੰਘਿਆ ਏ ਉਤੋਂ ਰਾਤ ਗਮਾਂ ਦੀ ਆਈ। वाह वाह वाह, विच उड़ीका ਜੀ ਹੋਰ ਕੁਝ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਦਾਦੀ ਦਾ ਫੇਫੜਾ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣਾ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਆਦਮਖੋਰ ਨੇ ਕੋ ਮਨਸੂਰ ਮਲੰਗੀ ਦਾ ਤਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦਾਦਾ ਤੇਰਾ ਵਾਹ ਵਾਹ ਇਹਦੀ ਲਾਂਡੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਨੇ ਉਸ ਲਈ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕੌਣ ਦੱਸੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਅਫਜ਼ਲ ਨਹੀਂ ਉਹ ਲੰਮੀ ਡੋਲ ਜੁਦਾਈ। हुण दसे उन्हों जाके अफजल ते नहीं हो चंगी यार जुदाई ਇਹ ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ ਗਾ ਸਕਦਾ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਰ ਆਓ ਤਤੀ ਦਿਆ ਢੋਲੇ ਆਵੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂਗਾ ਤੇਰੀਆਂ ਆਓ ਤਤੀ ਦਿਆ ਢੋਲੇ ਆ। ਇਹ ਆਦਮਖੋਰ ਨੇ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਗਰੁੱਪ ਨਹੀਂ ਜੇ इतना इंटरेस्टिंग आदमखोर ग्रुप, ये हरकतें करके बंदे फांस सकते हैं। ਵਾਸਤਾ ਹੀ ਚੰਨਾ ਲੱਜ ਰੱਖ ਲਈ ਤੂੰ ਯਾਰੀ ਦੀ ਰੱਖ ਲਈ ਯਾਰੀ ਦੀ ਇਸ਼ਕ ਵਾਲੀ ਤਕੜੀ ਨੂੰ ਝੋਕ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮਾਰੀ ਦੀ ਉਹ ਝੋਕ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮਾਰੀ ਦੀ। ਚਪਮ ਬਟਮ ਉਹ ਬਾਜੀ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੇਰਾ ਚਖਮ ਪਚਖਮ ਲਾ ਕੀ ਤਲਕ ਹੈ ਅਸਾ ਪਿਆਰ ਚ ਘਟ ਨਹੀਂ ਉਹ ਢੋਲੇ ਆਵੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂਗਾ ਤੇਰੀਆਂ ਆਵ ਤਤੀ ਦਿਆ ਢੋਲੇ ਆਵੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂਗਾ ਤੇਰੀਆਂ। अच्छा इन सब में ये जो बेहुदा जंगली है ना वो ये मोटा है। ਇਹਦੀ ਜੰਗਲ 'ਚ ਪੈਂਚਰਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਓਏ ਐਸਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਦੜਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਆਵੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂਗਾ ਤੇਰੀਆਂ ਆਓ ਤਤੀ ਦਿਆ ਢੋਲੇ ਆਵੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂਗਾ ਤੇਰੀਆਂ ਆਓ ਤਤੀ ਦਿਆ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਛਡਾਓ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੋ अब मैं कैसे जान छुड़ाऊं? ਉਹ ਮੋਟੇ ਦਾ ਪੇਟ ਆਪੇ ਬਾਹਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹ ਜੰਗਲ ਦਾ ਆਇਆ ਭੂਸਾ ਹੈ। अच्छा तुम सारे छरेरे बदन के हो, स्लिम स्मार्ट हो, ये इतना मोटा क्यों है? ਇਹ ਪਹਿਲਵਾਨ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਅਰੇ ਆਦਮਖੋਰ ਕਰਪਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ इसलिए मोटा है। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਮੇਰੀ ਐਟਮ ਵੀ ਹੈ ਓਏ ਹੁਣ ਨਾ ਮਾਰੀ ਲਾਂਤੀਆ ਉਹ ਬਾਜੀ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਪਿੱਛੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਲੋ ਜਾ ਇਹ ਸਰ ਵਾਕਈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ और क्या मजाक करते हैं? ਕੱਚੇ ਹੀ ਖਾਈ ਜਾਣਗੇ ਭੁੰਨਣਗੇ। ये डिपेंड करता है, पका के भी खाते हैं, कच्चा भी खाते हैं। कच्चा वैसे आमतौर पे नहीं खाना चाहिए। ਆ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦਾ ਤੜਕਾ ਲਾ ਕੇ ਕੱਚਾ ਗੋਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਖਾਈਦਾ ਸਰਕਾਰ ਅਸੀਂ ਭੋਨੀ ਲਾਈ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਉੱਤੇ ਅਦਰਕ ਕੱਟ ਕੇ ਸੁੱਟੀ ਜਾਏ ਇਹ ਕੈਸ਼ੂਨਟ ਉੱਤੇ ਪਾਈਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਪਿਆਜ਼ ਕੱਟ ਕੇ ਉੱਤੇ ਪਾਈਦਾ ਹਰੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਐਨੀ ਦੇਰ 'ਚ ਬੰਦਾ ਉੱਠ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਸਰ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਛਡਾਓ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਹੈ ਇਹ ਬਾਈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਈ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਸਬਰ ਤੇ ਕਰ
ਉਹਨੇ ਦੇਖੋ ਬਿਸਕੁਟ ਖਾ ਲੈ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜਿੱਡਾ ਮੋਟਾ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਗੈਸ ਹੈ ਉਹ ਜੰਗਲੀ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਫੱਕੀ ਮੰਗਣ ਡਿਆ तो दिन हज़रात आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।